तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी एंड वेरिएशन इन जी के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसको आपने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे ना, वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑर्बिटल बॉडी कॉन्सेप्ट, है ना। भाई यहाँ पे आज जो हम चीज पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द ऑर्बिटल बॉडी कॉन्सेप्ट या मोशन ऑफ सैटेलाइट का। या जैसे कि मैंने पिक्चर दिखाया था, वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन ऑफ सैटेलाइट, है ना। बेसिक सैटेलाइट का मोशन कैसा होता है, तो आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोशन ऑफ सैटेलाइट, है ना। कि बेसिक मोशन ऑफ द सैटेलाइट बेसिकली आपका किस तरह से होगा, है ना। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन ऑफ सैटेलाइट, है ना। सैटेलाइट के मोशन हम जानते हैं, जैसे कोई भी अगर प्लेनेट है, मे बी अर्थ या कोई भी चीज, तो इसके चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व करती है। हाँ, अगर ये अर्थ है, इसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है, तो इसके चारों तरफ अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, इसका ऑर्बिट कैसा है, जैसे आपका सर्कुलर, और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉलर है, तो ऑर्बिट के चारों तरफ क्या करेगी, आपकी रिवॉल्व करेगी, और स्मॉलर जो हो गया इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल रेडियस, ना। इसका ऑर्बिटल जो रेडियस है, दिस इज सपोज स्मॉलर इज सिंपली नोन एज ए ऑर्बिटल रेडियस, है ना। कि इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है वो कितनी है, जैसे आपके स्मॉलर, राइट। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि अगर ये सैटेलाइट किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, व्हाट इज द वी नॉट, कि आपको ये निकालना होता है कि व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ, क्या है कैसी बेटा, सर? एस क्या? सैटेलाइट? एस इज द सैटेलाइट, है ना। कि भाई अर्थ का मास है कैपिटल एम ले लो, और अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, इस सैटेलाइट का मास सपोज स्मॉल है, तो जब ये सैटेलाइट इस तरह से रिवॉल्व करेगी, तो इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है वो कितनी हो सकती है, आपकी स्मॉल है, हाँ। कि ऑर्बिटल जो रेडियस है वो क्या हो सकती है, आपका स्मॉल है, हाँ। कि इसकी ऑर्बिटल रेडियस कितनी हो सकती है, आपकी स्मॉल है। तो यहीं से आपको निकालना होता है कि इसकी स्पीड कितनी है। इस वी नॉट को हम ये बोल रहे हैं, वी नॉट इज सिंपली नोन एज ए ऑर्बिटल स्पीड, है ना। इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी, ऑर्बिटल स्पीड। एक्चुअली में क्या होता है ना, हम यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए ना, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कंसेप्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है mv स्क्वायर बाई आर। वाह यार, है ना। ये आपने पढ़ा हुआ था कि जब भी कोई चीज इस तरह से सर्कुलर मोशन में होती है, तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, हाँ। कि सर्कुलर मोशन में होगी तो क्या एक्ट करेगा, इसकी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, बल्कि डिफरेंट फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम ये बोलेंगे इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, हम यहाँ पे सिंपल से ही बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, राइट, अर्थ एंड सैटेलाइट, अर्थ एंड सैटेलाइट, एंड सैटेलाइट provide centripetal force, centripetal force, है ना। कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, कि भाई सैटेलाइट और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा, जैसे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, है ना। हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में होगी ना, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स हो सकता है। तो इस केस में एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम बोलेंगे कि ये आपका अर्थ है, ये सैटेलाइट है, तो हमेशा इसके सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना। सैटेलाइट कहीं भी चला जाए, सेंटर की तरफ क्या लगेगा, सैटेलाइट मान लो टर्न करके किसी टाइम में यहाँ पे आ गया, तो सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सैटेलाइट टर्न करके यहाँ पे आ गई, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर सीकिंग, और इसे सेंटर सीकिंग फोर्स को क्या होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, जो कि mv²r के इक्वल है। तो ये जो ऑर्बिटल स्पीड आपको निकालना है, ये नॉर्मली हम इसी कंसेप्ट से निकाल सकते हैं कि भाई उस सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो आपका आ जाएगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r स्क्वायर। ये तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हो जाएगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r स्क्वायर, और ये फर्दर इक्वल हो जाएगा mv नॉट स्क्वायर बाई r। हाँ, दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, mv नॉट स्क्वायर बाई r। तो यहाँ से ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ से स्मॉल m को कैंसिल हो गया, एक r की पावर भी कैंसिल हो गई, तो यहाँ से ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, ये ऑर्बिटल स्पीड की जो वैल्यू होगी वो आपकी रूट gm बाई r है ना। तो जब भी किसी सैटेलाइट को किसी और ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है ना भाई, किसी भी सैटेलाइट को अगर किसी और ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो उसकी कुछ स्पीड होनी चाहिए, और वो जो स्पीड होगी वो कितना हो जाएगा, जैसे आपके अंडर रूट ऑफ gm बाई m मास ऑफ द अर्थ, और r क्या हो जाएगा, जैसे आपका ऑर्बिटल रेट। एक तो फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया कि भाई जब भी कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी तो उसकी ऑर्बिटल रेडियस कितनी होनी चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। एक बार ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना। एक बार ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया तो क्या क्या आ जाएगा आपका टाइम पीरियड। तो हम ये निकालेंगे कि इसके रोटेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी आ जाएगा कि इसके रोटेशन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 2 पाई r बाई v नॉट होगी, समझेगा। भाई सर्कुलर मोशन में एक सर्किल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 2 पाई r होता है, और कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है v नॉट। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई r बाई v नॉट। v नॉट की वैल्यू वहां से पुट कर दो, तो जैसे हम v नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाई gm है ना, v नॉट की वैल्यू रूट gm बाई r पुट कर, इस r को हम इसके अंदर ले जाते हैं, यहां से आपका आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब बाई g। अगर कोई सैटेलाइट किसी r ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके एक रोटेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब बाई g। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड की जो वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब बाई gm। और यहां से एक चीज प्रूफ होगी कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब है। यहां से अगर हम देखें बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली उसको क्या हो जाएगा आपका r क्यूब। एक्सक्यूज मी सर, वो टाइम पीरियड में r क्यूब है r स्क्वायर है, ये r क्यूब है, दिस इज r क्यूब, क्योंकि यहाँ से r को अंदर ले जाएंगे ना, तो r बाहर है तो अंदर जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो r क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से आपको पता है कि इस पूरे फंक्शन को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ ये आपको हो जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इनटू r स्क्वायर बाई g। और ये वाला जो टर्म होगा ये कांस्टेंट है ना, ये वाला टर्म क्या है, बेसिकली आपका एक कांस्टेंट। और अगर ये टर्म कांस्टेंट है ना, यहाँ पे r क्यूब, तो t स्क्वायर डायरेक्टली वर्ड क्या हो जाएगा, इसलिए आपका r क्यूब। तो जो इसका टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन होगा वो उसका जो स्क्वायर होगा वो r क्यूब क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डायरेक्टली। तो कई जो क्वेश्चंस होंगे ना वो इसके ऊपर भी बेस्ड। तो जस्ट आपने इस पे 3 फॉर्मूला पढ़ा कि अगर कोई सैटेलाइट r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड ये होगी, उसका टाइम पीरियड जो होगा वो हम ये लिख सकते हैं कि उसके जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन जो होगा उसकी वैल्यू आपकी होगी, और t स्क्वायर किसका डायरेक्टली हो जाएगा, जैसे आपके r। ये होता है जैसे आपका मोशन ऑफ द सर्किल, राइट। This is known as the motion of the satellite, है ना। अब एक चीज आती है कि जब ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा तो ये कुछ एनर्जी पॉसेस करेगा, जब ये सैटेलाइट इस तरह से रिवॉल्व करेगा तो इट पॉसेस सम एनर्जी।
तो अब इसकी एनर्जी दो तरह की होगी, एक तो काइनेटिक होगी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। हाँ, कि सबसे पहले यहाँ पे आप जो लिखोगे वी राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सबसे पहले जो हम यहाँ पे लिखेंगे वी स्टडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी आप देखो, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। जब रोटेट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। और अब अगर वी नॉट की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ एम इंटू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका ही है। सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई 2 है। काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, और ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? पहली चीज तो आ गई कि ये सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी हो, ये सिर्फ काइनेटिक थोड़ी होगी, इस सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी भी आप लिख सकते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई हाफ। ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, तो ये तो ऐसे पॉइंट मास बिहेव करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई हाफ है। तो ये तो आ गया काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखना चाहूँ कि व्हाट इज द मैकेनिकल, सर वो माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है ना। मैकेनिकल एनर्जी को हम ई से शो करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी के प्लस यू, काइनेटिक एंड पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे। तो जैसे हम काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी माइनस जी एम एन बाई 2 आ रहा है। तो ये आप ध्यान रखना कि सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, काइनेटिक तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव इतनी होगी। और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये एनर्जी एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू है, ये ज्यादा है इससे, तो नेट एनर्जी भी नेगेटिव है, और वो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी एम एन बाई 2। अब इन तीनों एनर्जी में आपस में रिलेशन है ना, अब देखो एक जैसे काम लिखा है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को ये टोटल एनर्जी बोल सकते हैं। ये सैटेलाइट की क्या हो जाएगी? इसलिए आपकी टोटल एनर्जी, जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी इसी को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कि आपका टोटल एनर्जी, ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल, और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो इन तीनों में रिलेशन होगा। और देखो ई और के जो है ये सेम ही तो है, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है ना। ई और के सेम है, बस साइन की वजह से आपका डिफरेंस है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ई की जो वैल्यू होगी ये माइनस के होगी। भाई काइनेटिक एंड जो टोटल एनर्जी है इसमें एक नेगेटिव, सर मैकेनिकल एनर्जी में सर सर मैकेनिकल एनर्जी में सर के क्या होगा सर? के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? के काइनेटिक एनर्जी। ओके भाई काइनेटिक एंड पोटेंशियल के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। वही ऐड करके तो मैं लिखे आया, ये मैकेनिकल एनर्जी आ गई। तो आपको क्या मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव का रिलेशन है, तो ई इक्वल टू माइनस के हो जाए। और मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में हाफ कर रिलेशन, किसी को अगर मैं हाफ कर दूं तो ये आ जाएगा, ये फर्दर इक्वल हो जाएगा यू बाई 2। तो ये मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन है। भाई मैकेनिकल एंड काइनेटिक इक्वल एंड अपोजिट होती है, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसी में क्या हो जाएगा? आपका यू बाई 2, राइट। तो ऑर्बिटल ग्रेविटी कॉन्सेप्ट में ये चीजें आपको जाननी चाहिए। भाई कोई भी सैटेलाइट जब रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ, तो उसका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, और कौन कौन सी एनर्जी वो क्या करेगा, तो आपको पता है, राइट। तो इसके ऊपर आपसे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, ऑर्बिटल इज द पाथ ऑफ द सैटेलाइट।
है ना। ये ऑर्बिटल का मतलब जो हो जाएगा वो सैटेलाइट का क्या होगा, पाथ होगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये लिखा है इसमें, है ना। तो ये थोड़ा सा सैटेलाइट के केस में आपको जानना। अब एक्चुअली ना ये सैटेलाइट एक्चुअली दो तरह की होती है ना। कि सैटेलाइट के जब भी हम बात करेंगे ना, ये तो जनरल हमने बात की है कि सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है ना। ये सैटेलाइट दो तरह की होती है। एक तो सैटेलाइट होती है जिसको कि हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, है ना। वे सैटेलाइट आपकी दो तरह की होगी। एक तो जो सैटेलाइट होती है वी कॉल इट एज ए पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, है ना। पोलर का मतलब ये है ना कि ये जो पोलर सैटेलाइट होती है ये पोलर प्लेन में रिवॉल्व करते हैं। ये पोलर सैटेलाइट होगी, इट रिवॉल्व इन पोलर प्लेन। ये पोलर प्लेन में क्या करेगी, जैसे आपकी रिवॉल्व करेगी। एक तरह की सर सैटेलाइट आप आपकी फिजिक्स की सर आप फिजिक्स की कोई अच्छी बुक्स बता सकते हैं जहाँ से हम हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ सकते हैं? एससी वर्मा, एसटी वर्मा। एससी ओके सर, थैंक यू। एससी वर्मा ऑफ क्लास 11, एससी वर्मा ऑफ 11। सर आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो इसी में से ही है, एसटी वर्मा से? ऐसा नहीं है, मतलब मैं तो कहीं से ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आप इसको करोगे तो ये सेम चीजें होंगी, आपको हेल्प सर पोलर सर ऊपर तो पोलर सैटेलाइट लिखा हुआ है सर, और दूसरी कौन सा टाइप है? वेट परसेंट। इन्होंने बुक पूछा ना, तो अगर कोई भी आपको बुक कोई पढ़ना है तो ऐसे करता हूँ 11th क्लास में, है ना। कोई 9th क्लास के लोग कोई फायदा नहीं होगा, उसमें एनसीईआरटी तक भी दिया होगा, है ना। तो आप 11th क्लास की पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा, उसमें ठीक ठाक दिया होगा तो आपको आ जाएगा easily। और उससे ये भी फायदा होगा कि जो भी चैप्टर अभी 9th में पढ़ रहे हो फिर से 11th में आएंगे तो थोड़ा सा आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इन चैप्टर्स का जो बेस होगा ना वो भी क्या हो जाएगा, इसके आपको स्ट्रॉन्ग, वो भी इसमें फायदा। तो जस्ट मैंने बोला कि दो तरह के सैटेलाइट हैं। एक तो आपका पोलर सैटेलाइट है ना, और दूसरा जो सैटेलाइट होता है इसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। एक तो पोलर सैटेलाइट हो गया और दूसरी जो सैटेलाइट होगी ये आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो दोनों के बारे में आपको बताऊं। एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना, पोलर सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व इन पोलर प्लेन। जब भी कोई पोलर सैटेलाइट की हम बात करेंगे पोलर सैटेलाइट के नीचे क्या लिखा हुआ है? और कुछ नहीं लिखा है यार। सर पोलर सैटेलाइट एचसी वर्मा की दोनों वॉल्यूम ले लें। वॉल्यूम 1। बेटा वो पर्सनली मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मेरे तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। पोलर सैटेलाइट, तो पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व इन पोलर प्लेन, है ना। इट रिवॉल्व इन पोलर प्लेन, है ना। एंड इट्स ए लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट, इट्स ए लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट, है ना, ऑफ हाइट 100 किलोमीटर to 500 kilometers, and its time period is 100 minutes। ये होता है जब भी पोलर सैटेलाइट के बारे में पूछा जाए तो रिवॉल्व इन द पोलर प्लेन एंड इससे लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट, बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं होती है, 100 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर पे होती है, एंड इट्स टाइम पीरियड इज 100 मिनट, मतलब 1 मिनट में अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी। जो पोलर सैटेलाइट होगी वो इस तरह से होगी 100 मिनट्स, दिस इज योर 100 मिनट, इसकी जो टाइम पीरियड होती है सिर्फ 100 मिनट होती है ना। पोलर सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि जैसे ये अर्थ है ना, ये जो पोलर सैटेलाइट होगी ये अगर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है ना, तो पोलर प्लेन में रिवॉल्व करेगी, ऐसे रिवॉल्व करती है, इसी को हम बोलते हैं पोलर।
जो सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी वो किसमें रिवॉल्व करेगी? पोलर प्लेन। भाई नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है और ये अर्थ है तो पोल के अराउंड प्लेन में रिवॉल्व है ना। और ये लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट है, मतलब अर्थ से इसकी हाइट कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है ना। और ये हाइट कितनी होती है? 100 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 100 मिनट। मतलब आपने यहाँ पे देखा फिर से रिवॉल्व करके 100 मिनट में वही करें, तो हर 100 मिनट में सेम प्लेस को ही क्या करेगी? पास। पोलर प्लेन में रिवॉल्व करती है और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? आपका 100 मिनट। लेकिन जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, एज द नेम सजेस्ट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब हो जाएगा सैटेलाइट right which remain stationary with respect to earth, which remain stationary with respect to अर्थ के रिस्पेक्ट में जो सैटेलाइट आपकी स्टेशनरी रहेगी उसी को हम क्या बोलते हैं सके? आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सैटेलाइट विच रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या रहेगी सके? आपकी स्टेशनरी, है ना। मतलब ये हो गया कि जैसे आपका ये अर्थ है ना, आपको पता है अर्थ रोटेट कर रही है ना ऐसे, तो अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड जो है 24 आवर, तो इस सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड 24 आवर है, which remain stationary with respect to earth, its time period is 24. This time period is 24. हाँ, मतलब अर्थ के साथ ही साथ वो रोटेट करती है, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में एक ही जगह पे रहती है। जैसे आपने सैटेलाइट आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये सैटेलाइट दिख रही है, तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी वो भी रोटेट करेगी एकदम सिंक्रो में, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो सेम प्लेस पे रहती है, उसी को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड 24 आवर्स है, तो इसका भी टाइम पीरियड कितना होता है जैसे कि आपका 24 आवर्स। लेकिन ध्यान रखना कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है इट रोटेट इन इक्वेटोरियल प्लेन। किसमें रोटेट करती है? इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। इट रोटेट इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। भाई अर्थ ईस्ट से वेस्ट अगर रोटेट कर रही है तो जो आपका ये भी है, ये भी कैसे रोटेट करेगी? फ्रॉम जैसे कि आपका ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, उल्टा हो यार, जो होती है वेस्ट टू ईस्ट, हाँ, ये इक्वेटोरियल प्लेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये इस तरह से रोटेट करती है इक्वेटोरियल प्लेन। इस प्लेन को हम इक्वेटोरियल प्लेन, है ना, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे सके? आपका इक्वेटोरियल प्लेन, है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मैंने रिवॉल्व करती है ना। और ज्यादा कि वही मैंने बोला है कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी ये भी ऐसे रोटेट करती है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा सेम जगह रहती है, इसी को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और एक चीज यहाँ पे, So, sir, polar satellites are longitudinal, geostationary satellites are latitudinal motion. क्या बोल रहे हो? बेसिकली पोलर सैटेलाइट्स आर Longitudinal in motion, while geostationary, बिल्कुल, लेकिन स्टेशनरी नहीं रहेगी। Yes. मतलब इसमें जियो जो पोलर सैटेलाइट्स होती है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है। जैसे मान लो अभी वो इंडिया के ऊपर है तो कभी वो चाइना के ऊपर चले गए, वो अपनी प्लेस को चेंज करते हैं। लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है उसकी पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में फिक्स है, हमेशा एक लोकेशन के ऊपर ही। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा उसी के सिंक्रोनाइज होकर रोटेट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो हाइट होती है, हाइट ऑफ पोलर सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसकी हाइट होती है 35,800 किलोमीटर। इसके अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट की जो हाइट होगी, है ना, ये इतनी हो। पोलर की तो लो एल्टीट्यूड हो, वो सिर्फ 100 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। इसकी हाइट होती है 35,800 किलोमीटर। कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के सरफेस से इतने हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है तो वो जियो स्टेशनरी होती है।
अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या रहेगी जरिए आपकी स्टेशनरी, राइट। ये दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, पोलर सैटेलाइट एंड जियो स्टेशन। तो उसको हम यूज करते हैं। सर पोल्स के पास से जो ज्यादा पोल्स के पास से जो सैटेलाइट जाएंगी उनका इंक्लिनेशन ज्यादा क्यों होगा? क्या चीज ज्यादा होगा? इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन तो मैंने बहुत ही वर्ड यूज किया नहीं बेटा। इंक्लिनेशन नाम का वर्ड मैंने कोई यूज किया नहीं, मैं तो सिर्फ हाइट की बात, हाइट हाइट एल्टीट्यूड हाइट हो जाएगा। हाइट कितनी होगी अर्थ के सरफेस से, वो तो जस्ट मैंने ऐसे वो नहीं बनाया, ये हम इस तरह से सर ये हाइट इतनी होती है जियो स्टेशनरी की, मतलब इस थोड़ा ऊपर नीचे कुछ नहीं होता? हाँ, इससे ये फिक्स है। इससे अगर थोड़ा ऊपर ज्यादा होगा तो फिर उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। इसी पे वो जियो स्टेशनरी रहती है। जियो स्टेशनरी जो होगा वो उसी पे रहेगा। सर इस केस में भी सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। वो तो हो गई, जब भी कोई रोटेशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स तो हो गई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, इन दोनों की यूजेस में क्या डिफरेंस है? हाँ यूजेस में, हाँ सही बोल रहे हो। ये जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं ना, ये रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होते हैं, यूज फॉर रिमोट सेंसिंग, है ना। और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं जियो स्टेशनरी, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, है ना। कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं कौन से सैटेलाइट्स होते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, है ना। कि जो सैटेलाइट्स होते हैं कौन से सैटेलाइट्स हो जाएंगे सभी आपके? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कम ज्यादा नहीं हो सकती? हाँ नहीं नहीं हो सकते बेटा, उससे अगर कम ज्यादा होगी ना तो टाइम पीरियड पर 24 आवर नहीं हो, फिक्स हाइट। अगर इससे हाइट कम या ज्यादा होगी तो इसका टाइम पीरियड 24 आवर से चेंज हो जाएगा, तो फिर वो जियो स्टेशनरी नहीं रहेगी, फिर वो जियो स्टेशनरी रहेगी नहीं, तो फिक्स हाइट है 35,800 किलोमीटर। सर टाइम पीरियड इसलिए चेंज होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा तो फिर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल चेंज हो जाएगा बेटा। टाइम पीरियड अभी तो आपने पढ़ा है कि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, 2π√r³/gm। टाइम पीरियड r³ के ऊपर डिपेंड करती है ना। r³ क्या है? यहाँ से डिस्टेंस इतना है उसकी, तो अगर आप ये हाइट चेंज करोगे तो डिस्टेंस सेंटर से चेंज होगा, टाइम पीरियड चेंज होगा। सर फिर पोलर सैटेलाइट में क्यों है? पोलर सैटेलाइट में क्या? सर उनमें सैटेलाइट में बोल रहे हो पोलर सैटेलाइट रेंज क्यों है वो सैटेलाइट में? पोलर सैटेलाइट में क्या हो रहा है बेटा? मतलब ये पोलर सैटेलाइट्स में क्यों नहीं है? सर उनमें तो 100 से 500 किलोमीटर तक कहीं भी हो सकती है। उसके साथ रोटेट थोड़ी करना है, उसको किसी भी हाइट पे करना है, मतलब उसको अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नहीं रहना है, इसको स्टेशनरी रहना है। तो उसको आप हाइट में एक रेंज हो सकता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में पोलर सैटेलाइट स्टेशनरी नहीं रहती है,
तो उसकी हाइट में एक सर रेंज इसका हो मतलब सकता है। टाइम भी चेंज हो सकता है। हाँ सर टाइम भी चेंज हो सकता है मतलब। हाँ हाँ। वेट करो, इसको लिख लो, मैं आ रहा हूँ। है ना, ये आपका गैस है ना, ये हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये हम कर सकते हैं इसे। इस तरह से बेसिकली आपका सैटेलाइट हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब वो चंद्रयान का आपका गूगल पर कर लो, वो किस नेचर का सैटेलाइट है ना, कि भाई वो जो सैटेलाइट है वो चंद्रयान में किस नेचर का सैटेलाइट है। ऑब्वियस सी बात है, सर उसको सन नॉर्थ पोल। साइक्रोनस। हाँ सन सिंक्रोनस भी होते हैं फिलहाल, लेकिन आप ये दो टाइप ही जानो, है ना। कई सैटेलाइट सन सिंक्रोनस भी होते हैं, है ना, वही बताऊंगा मैं। ये बस। चलो, ये जस्ट हमने इसमें डिस्कस किया। चलो, मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अटेंड। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्वेश्चंस कौन से। हाँ, यू कैन गो फॉर ज्यादा क्वेश्चन तो इसमें होते ही नहीं है। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ना सैटेलाइट की फिर तो बहुत टेक्निकल चीज इन्वॉल्व हो जाएगी ना, ये तो जस्ट मैंने कंसेप्चुअल चीज बताई है, फिर तो और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। सर एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। हाँ हाँ, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी होता है। एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी।
एनर्जी ट्रांसफर होती है। हाँ, चेक करता हूँ क्या पूछ रहे हो, क्या आ रहा है इसमें आंसर। अच्छा अच्छा, चलो चेक करता हूँ मैं भी। हाँ ठीक है। अच्छा चलो मैं एक मिनट चेक करता हूँ, मेरे पास इसका आंसर नहीं है तो मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा। MKG की सेटेलाइट को एल्टीट्यूड 2R पे ले जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेट फॉर सम टाइम, सर है ना, एक कि मिनट एनर्जी आपको। सर एक बार मैं आप क्वेश्चन दोबारा से कर सकते हैं? दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा मत किया करो यार, तो मुझे सर्च करना पड़ता है क्वेश्चन कहाँ चला गया। हाँ ये क्वेश्चन है। ओके सर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या इससे पूछा गया है, क्या आपको करना है। भाई एनर्जी का डिफरेंस से तो प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको कि भाई जब ये सैटेलाइट इस तरह से अर्थ पे होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये ऑर्बिट में पहुंचेगा। तो आप इसको कोई काइनेटिक एनर्जी के दोगे तो ये एक ऑर्बिट में चला जाएगा और इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, है ना। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k1 है, और जब ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी k2 हो जाएगी। तो आपको k1 ही तो निकालना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी देंगे ताकि उस ऑर्बिट में चला जाए, है ना, कितनी एनर्जी देंगे ताकि उस ऑर्बिट में ये चला जाए। तो आपको पता है
इस पूरे केस में ये इसने बोला हुआ है कि रेडियस इसकी r है और ये हाइट इसकी आपको 2r रखनी है ना, मतलब टोटल जो सेंटर से डिस्टेंस है वो 3r होगी। तो आप सीधे पूछेंगे कितनी काइनेटिक एनर्जी देंगे ताकि सैटेलाइट एक दूसरे ऑर्बिट में चला जाए और वहां रिवॉल्व कर दे। तो आपको ये पता है कि जब भी इस तरह के ग्रेविटेशन में केस होता है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो। मेन कंसेप्ट इसका ही है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने का मतलब k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2। समझे? तो k1 को मुझे निकालना है, कितना होगा, u1 कितना होगा, g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r। जब इसके ये सरफेस पे होगा, इसका मास कैपिटल M है और सैटेलाइट का मास स्मॉल m। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस g कैपिटल इंटू स्मॉल m बाई r। जब ये उस ऑर्बिट में पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई 2 स्मॉलर फॉर्मूला होता है, ये स्मॉलर की जगह पे 3 आ जाएगा और फिर डिस्टेंस। जब उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई 2 इंटू स्मॉलर सेंटर से डिस्टेंस होती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r होता है, r की जगह पे यहाँ पे 3 है। तो आपने बोला इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व रहेगी और आपको यही काइनेटिक एनर्जी तो निकालना है कि कितना देंगे ताकि उस ऑर्बिट में चला जाए, जो रॉकेट के थ्रू हम इसको देते हैं। तो यहाँ से k1 की वैल्यू आ गई, k1 की वैल्यू आप देख लो कितनी आ रही है ना, कि जब इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा gmm बाई r, है ना, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा माइनस gmm बाई 6r, यस है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई 6। सर 5 mm बाई 5r। हाँ ये आ जाएगा ना 5g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई कैपिटल r आ जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में ये तो कोई है ही नहीं, वो एक्चुअली स्मॉल g के टर्म्स में दिया हुआ है और स्मॉल g की है ना? वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, स्मॉल g की वैल्यू होती है gm बाई r। उसने हम कैपिटल जी के टर्म्स में यहाँ पे लेते हैं। हाँ, मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से स्प्लिट कर दूंगा, मैं लिखूंगा 5 बाई 6 इंटू एन और यहाँ पे r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, r से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जब मैं r से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बाई 6, है ना, यहाँ पे स्मॉल m आ गया और यहाँ पे आपका आ गया gm बाई r इंटू r। कर सकते हैं ना, r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये चीज होती है स्मॉल जी होती है, इस पूरी चीज की जगह पे स्मॉल जी, तो 5 बाई 6 समझ। कितना काइनेटिक एनर्जी देंगे तो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन वाज द, काफी लोगों ने सही भेजा था, है ना, कि ऑप्शन बी जो था वो क्या था बेसिकली आपका सही। तो लेट मी चेक किसने किसने सही भेजा था। हाँ, शुभम अग्रवाल, योर आंसर इज करेक्ट, एंड सबसे पहले प्रणव ने भेजा था, प्रणव योर आंसर वाज करेक्ट, है ना। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हमेशा। देखो हर जगह पे हम यही तो अप्लाई कर रहे थे कि भाई k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2, है ना, कि भाई काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम क्या रहेगा, इसलिए आपका कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई। या ये हम कर सकते हैं। चलो। ये वैसे आसान क्वेश्चन है, आप इजीली कर लो। इसके बाद जो सर अपना क्वेश्चन वीडियो ऑन होंगे, कर दीजिए सर, मैंने कॉपी नहीं करा पूरा। अच्छा कॉपी नहीं किया आपने भी, कर लो यस सर। आप कर लो। थैंक यू सर, हो गया।
है ना, यहाँ कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। ये वैसे आसान क्वेश्चन है, इसलिए सब लोग कर लो वैसे। इसलिए हम ये कर सकते हैं। सर इसमें खाली मैग्नीट्यूड की पूछी है ना? हाँ मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछ रहा है, बिल्कुल सही बोला। उत्कर्ष सही है आपका आंसर। अमन गुप्ता मयंक सही है, अंकित वर्मा सही है, उदिता सिंह सही है। संस्कृति सही है, युग शर्मा सही है। हाँ सही आंसर भेजा आपने सबने, है ना। अनन्या सिंह सही है आपका आंसर, है ना। अंकित वर्मा सही है आपका, सही है। हाफ हो जाएगा, उसमें क्या है, अभी तो आपने पढ़ा, इसका जो आंसर होगा वो हाफ हो जाएगा। निश्चित सही है ना, हाफ हो जाएगा ना। अभी तो आपने पढ़ा कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो GMM/2 होती है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -GMM/r होती है। तो वैसे इसका रेशियो देखा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव देखें तो -हाफ आना चाहिए। कहीं चूंकि ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इससे आप ऑप्शन बी जो होगा वो सही। वैसे रेशियो देखा जाए तो माइनस होना चाहिए था, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इन ऑप्शन में चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो इससे आप आ जाए, तो ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। यहाँ पे चलो, है ना, ये हमने कर लिया। हाँ और हाँ माइक म्यूट करो बेटा। सर कल का जो टेस्ट है वो एनसीईआरटी से आएगा या पेस के बुक से भी आ सकते हैं, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम्स या जो टेंशन हाँ के जो हाँ, भी नहीं नहीं, होते हाँ हैं। पेस के बुक से भी आ सकता है, पेस के बुक से भी आ सकता है, सिर्फ एनसीईआरटी मतलब बेस्ड नहीं उसके है आगे तो नहीं आएगा ना? ना, उसके आगे नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है वही सब चीजें आएंगी, जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है वो सारी चीजें। सर ट्रिग्नोमेट्री से जा सकता है? ना, वो यूज नहीं होगा, कंसेप्चुअल पेपर होगा ना, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं।
हाँ सही आंसर बता रहे हो आप। जिसके इसके आंसर सही है बता देता हूँ। आयुष शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। मयंक, तेजस, प्रणव, योर ऑल आर आंसर। संस्कृति जैन सही है। अंशिका सही है। सही आंसर है अंशिका। सही है ऑलमोस्ट जो है ना। अमन गुप्ता सही आपका आंसर है ना। अमन गुप्ता का आंसर इज करेक्ट है ना। ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई इसका तो सीधे फॉर्मूला होता है। मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ रोटेशन है ना। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन का जो फॉर्मूला था, अगर आपने वो क्लास 10 की होगी तो उसका फॉर्मूला यही तो था। इफेक्ट ऑफ रोटेशन का जो फॉर्मूला था उसकी वैल्यू होती थी, जी की वैल्यू जो होती थी वो होती थी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो जी नॉट जो था वही तो जी ऑफ पोल हो गया ना। पोल पे जो जी की वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। सर 1/2 हो जाएगा, हाफ का 1/2 का जी होल पी स्क्वायर। माइनस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर बाई। ये आंसर आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन बी ए सही होगा। ये ऑप्शन सही है ना? ये ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा इसलिए आपका सही होगा। अगर पोल पे जीपी है तो 60 डिग्री लैटिट्यूड पे इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो इसलिए आपका सही है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो। सर हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस पूछा है ना। हाँ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अमन सही है आपका आंसर शायद।
हाँ, अमन गुप्ता सही है, प्रणव सही है आपका आंसर, खुशी आपका आंसर सही है, पराक्रम आदित्य सही है ना, अंशिका सही है आपका आंसर। अक्षत गुप्ता सही है आपका आंसर। विनीता सिंह सही है। युग शर्मा सही है। हाँ, मयंक सही है आपका आंसर। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली डी वाले जो है ना सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। एक्चुअली में इसका आंसर सी सही, हाइट की वैल्यू 3 आर। जो डी बता रहे हैं ना वो सेंटर से मेजर कर रहे हैं। तो आपको तो अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू ये होती है, और किसी हाइट पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? जी इक्वल टू होता है जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस होता है ना, इसी को मैं लिख सकता हूँ जीएम बाई आर प्लस एच। हाँ, ये बोल रहा है कि अर्थ के सरफेस पे जिसके जितना इसका वेट था, जहाँ कितनी हाइट पे 1/16 है ना। और इस बात है कि कितनी हाइट पे, मतलब ये बोल रहा है कि कहाँ पे mg की वैल्यू 1/16 ऑफ mg नॉट, जहाँ पे g की वैल्यू g0/16 हो जाएगी, वहीं करता हूँ, जहाँ से निकालो। हाइट पे g की वैल्यू कितनी होती है? gm बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। और यहाँ भी आपने निकाल लिया है, ये आपका gm बाई आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ से ये सारी चीजें कैंसिल हो गई, इससे आप सॉल्व करो। यहाँ से जब h निकालोगे तो h की वैल्यू 3r आएगी। भाई सरफेस से 3r होगी जो पूछा हुआ है। हाइट का मतलब सरफेस से, सेंटर से डिस्टेंस 4r, लेकिन आपको तो सरफेस से हाइट देनी है, तो इसका सी ऑप्शन। अब ऐसे ध्यान रखना कि कहाँ से वो डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर हाइट पूछ रहा है तो हाइट हमेशा सरफेस से होगी। हाइट हमेशा कहाँ से होगी? जैसे कि आपके सरफेस। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आपसे पूछे आपने। सर एक में बोर्ड दिखा दीजिए। अभी दिखाना। ओके सर। ठीक है, या
इजिली आप सॉल्व कर पा रहे हो इसके क्वेश्चंस, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अरे फिर तेजस तुम वही गलती कर रहे हो यार, जिसके बारे में मैंने बोला वो गलती नहीं करना है। ऐसा आ रहा है क्या? आप सही है तेजस, आपका आंसर। अमन गुप्ता है, आंसर इज करेक्ट। आप कोई देखा है सेंटर से निकाल रहे हो या सरफेस से निकाल रहे हो? हमेशा सरफेस से पूछ रहा है, अबाउट द अर्थ सरफेस। युग शर्मा सही है, मयंक सही है। एकदम राय सही है। हाँ, सात्विक गुप्ता सही है आपका आंसर। हाँ, शुभम सही है आपका। नहीं, आपका पहले जो आपने भेजा था तेजस, 9 आवर इज द करेक्ट आंसर। 9 आवर इज द करेक्ट आंसर। सर 9 आवर सही कंफ्यूज आंसर। हो गया पहली बार जब आपने बोला था तब फिर मेरा हाँ गलत सही आ है। गया था, फिर मेरा सेकंड में 9 आवर आया, हाँ फिर मैं सही है, कंफ्यूज हो गया। 9 आवर सही आंसर है बेटा। 9 आवर इज द करेक्ट आंसर। तो हो जाएगा 9 आवर। आप देखो क्या पूछ रहा है, कितने हाइट पे सरफेस का 1% हो जाए।
मतलब ये पूछ रहा है कि जो जी की वैल्यू जो होगी ना, ये जी नॉट की कहाँ पे 1% होगी, ये कहाँ पे होगी, कहाँ पे इसकी 1% हो जाएगी। तो जी की वैल्यू किसी आई पे अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, जी एम बाई आर प्लस एच, और जी नॉट की वैल्यू होती है जी एम बाई आर इंटू 1। यहाँ से जी एम कैंसिल, यहाँ से आर प्लस एच की वैल्यू कितनी दी है, तो ये जो टेनर है वो तो सेंटर से डिस्टेंस है ना, आर प्लस एच है, आपसे तो एच पूछ गया, तो एच की वैल्यू नहीं है ना, एच की वैल्यू क्या रहेगी, इसकी आपकी नहीं है, इसलिए हमेशा देखो फॉर्मूला में आर प्लस एच यूज कर रहा हूँ, कहीं गलती नहीं है, सेम क्वेश्चन ही था, इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इससे परसेंटेज के फॉर्म में दिया है ना, तो जी की वैल्यू ऐसा नहीं स्पेस में जीरो हो जाती है, इनफाइनाइट पे जी की वैल्यू जीरो होती है। ये हम कर सकते हैं। ये हमने कर लिया इस तरह से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एफ नंबर ऑफ टाइम्स है। हाँ नंबर ऑफ टाइम्स है, ओके सर। इस सरफेस पे अगर वी है तो साइड पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएंगे,
चलो मैं चेक करता हूँ क्या ऑप्शन है। अमन गुप्ता सही है आपका आंसर। थोड़ा सा गलत कर रहे हो आप लोग। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप एक्सप्लेन कर हाँ, सकते हो? मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले लोगों को थोड़ा अटेम्प्ट कर लेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन। सर इसमें एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ पूछा है। सर नहीं, इसमें एस्केप एस्केप वेलोसिटी हाइट वेलोसिटी से पूछ रहा है। सर उसकी हाइट से हाइट से पूछ रहे एस्केप हैं। वेलोसिटी है। थोड़ा सा गलत सोच रहे हो आप लोग, है ना। हाँ सही है, सही है, और काफी लोगों ने सही बोला। काफी सबके आंसर सही आ रहे हैं। खुशी, संस्कृति, मयंक, है ना, ऋषित, अमन गुप्ता, सही आंसर आपके। शुभांग अग्रवाल, प्रणव नील, सही आंसर आपके। सही आंसर है। हाँ, उदिता सिंह सही है आपका आंसर। उदिता सिंह का आंसर इज करेक्ट, है ना। उदिता सिंह का आंसर इज सही बता रहे हैं। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ नहीं था इसमें। वो ये बोल रहा है कि अर्थ के सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी वी ई है, तो अर्थ के सरफेस से किसी आर हाइट Sir, is the answer यहाँ 1 by से, root 2? हाँ 1/√2 सही आंसर। 1/√2 टाइम्स अर्थ के सरफेस पे अगर वी है तो आर हाइट पे वी डैश हो जाएगी। तो वी डैश और वी में क्या रिलेशन है? और देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा था भाई, जो अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी होती है वो √2 GM/r होती है। इसमें जो कैपिटल आर जो होता है ना, ये रेडियस ऑफ अर्थ है ना, ये आपने ड्राइव किया। जब हम आर हाइट पे लेंगे ना, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो वी डैश ऑफ लोगे, इसमें फॉर्मूला तो सही में रहेगा 2 GM बाई, लेकिन डिस्टेंस सेंटर से हम इसके ले लेंगे ना, इस पॉइंट की, ये 2r हो, हाँ आप लिखोगे √2 GM बाई स्मॉल आर, और स्मॉलर की डिस्टेंस यहाँ से ट्वाइस ऑफ आर हो, आपको √2 GM बाई 2r। अब दोनों को आप डिवाइड कर दो कि आर हाइट पे एस्केप वेलोसिटी इतनी है, सरफेस पे इतनी है। जैसे मैं दोनों को डिवाइड करूंगा क्या आपका आ जाएगा, v डैश बाई v की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1/√2 है। मींस v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 टाइम्स ऑफ v, है ना। इसी को इसने बोला है f टाइम्स ऑफ v। तो ये f कितना होगा, जो f की वैल्यू हो जाएगी ना वो 1/√2। तो जो हम ये जानते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हर जगह से नहीं होता है, ये अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी। अगर हम यहाँ से एस्केप वेलोसिटी निकाले हैं तो 1/√2 से डिवाइड करता हूँ, तो डिफरेंट प्लेस पे एस्केप वेलोसिटी होती है। ये जो हम निकालते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जहाँ पे डिस्टेंस सेंटर से कैपिटल है। अगर डिस्टेंस चेंज करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने कुछ पढ़ा है, थोड़ा सा मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पढ़ा, और जो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो ग्रेविटेशन में अब आपका दो चीजें बच गई। एक तो आपका बच गया कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आ जाएगा थोड़ा सा फ्लूइड के बारे में, है ना, वो थ्रस्ट वगैरह का जो कंसेप्ट। दो क्लास में ग्रेविटेशन आपकी कंप्लीट है ना। नेक्स्ट क्लास में कैप्लर्स लॉ, उसके बाद फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, लिक्विड की वजह से थ्रस्ट वगैरह या बायसी फोर्स कितना होता है, ये दोनों चीजें करेंगे फिर उसके बाद में। तो आप टेस्ट ठीक से देना, है ना, उतना इजी नहीं होगा जितना पहले थे।
थोड़ा सा टेस्ट ठीक ठाक ही होगा, लेकिन एक बार अगर आपने क्लास बढ़िया से अटेंड की तो कंसेप्चुअल होगा, तो कंसेप्ट से इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वही आएगा जो आपके एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल में दिया। 3 चीजें होती है, एनसीईआरटी, मॉड्यूल और जो मैंने पढ़ाया। एनसीईआरटी होती है, मॉड्यूल होती है, और जो मैंने पढ़ाया क्लास में जो भी कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उसी पर प्रिपेयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Have a nice day, sir. Have a nice day, Nice day, sir. sir. Bye. Yes, sir. Have a nice day again. Have a nice day, sir.